सबसे पहले तो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और प्रोफेसर अनिल राय जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए मतलब मुझे ये अवसर मिला। विषय व्यापक भी है और जटिल भी है। मैं सीधे विषय पर आना चाहता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी सर। जी गुरुदेव, जी 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 जी। आवाज आ रही है। ये 20वीं शताब्दी, एक की किसी की छवि मेरे सामने रहे नहीं तो मैं तो भूल जाऊंगा फिर। 20वीं शताब्दी की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, अगर 20वीं शताब्दी के साहित्य को खंगालने की कोशिश की जाए तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि 20वीं शताब्दी का जो जिसे कहते अचीवमेंट या उपलब्धि, कि इसमें रूढ़िवादी फ्रेमवर्क बुरी तरह से टूटा है। दुनिया के हर कोने में 20वीं शताब्दी में रूढ़िवादी फ्रेमवर्क टूटा है और यह साधारण चीज नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि 20वीं शताब्दी, मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता, उपनिवेशवाद था कि सामंतवाद था। असल बात यह है कि पूरी दुनिया के स्तर पर लोगों के अंदर एक चीज पैदा हुई जो कि लहर की तरह चलती रही कि हम सामाजिक राजनीतिक रूढ़ियों को नहीं मानेंगे, और इसने पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया और एकजुट किया। इससे साहित्य भी प्रभावित हुआ। साहित्य में भी रूढ़िवाद के खिलाफ में सबसे अधिक लिखा गया। साहित्य की परिभाषा भी बदली गई, और एक बार नहीं कई बार बदली गई इस शताब्दी में। दूसरी जो 20वीं शताब्दी की साहित्य, संस्कृति, कला और जनता की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि अधिकारहीन लोगों के अंदर अधिकार की चेतना और अधिकार व्याख्यायित करने की भावना पैदा हुई, और उसके आधार पर यानी राइट्स, अधिकारों को कैसे हम प्राप्त करें, कौन सी चीजें अधिकार हैं, कौन सी चीजें अधिकार नहीं है, ये बोध बड़े पैमाने पर पैदा हुआ। और ये दो इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि इनके इर्द गिर्द सारी दुनिया के देश, इनमें वे देश भी हैं जो कि साम्राज्यवादी मुल्क थे, वहां पर भी जनता के बीच में अधिकारहीन लोगों के अंदर अधिकार हासिल करने की लड़ाइयां तेज हुई। जो गुलाम देश थे, जिन्हें उपनिवेश कहते हैं हम लोग, उन उपनिवेशों में हालत यह थी कि वे अपने औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने स्वतंत्रता अर्जित की। तो यह अधिकारहीन लोगों की एक तरह से और उनके अधिकारों के उदय की शताब्दी है। इसलिए इस शताब्दी का को किसी एक कैटेगरी में बांधना संभव नहीं है। न तो आप इसे क्रांति की कैटेगरी में बांध सकते हैं, न इसे प्रतिक्रांति की कैटेगरी में बांध सकते हैं। सिर्फ एक कैटेगरी में बांध सकते हैं जो सारी दुनिया में 20वीं शताब्दी ने विकसित की, जिसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। जो तीसरी बड़ी उपलब्धि थी, जो राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र, ये तीन चीजें बड़े पैमाने पर विकसित हुई, जिन्होंने कि 20वीं शताब्दी को एक नई शताब्दी के तौर पर, एक आधुनिक शताब्दी के तौर पर हमारे सामने उपस्थित किया। और इससे साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति, दर्शन, हर चीज इससे प्रभावित थी। हम में से अनेक लोग हैं ऐसे जो कि ये मान के चलते हैं कि पहले भी तो शताब्दियां गुजरी हैं, पहले भी तो अधिकारहीन लोगों ने मांगे की हैं। जी, पहले अधिकारहीन लोग मांग करते थे, लेकिन अधिकार परिभाषित नहीं हुए। उनकी मांगे कभी अधिकार के तौर पर परिभाषित नहीं हुई। भारत में अधिकार की बात शुरू हुई और अधिकारों के बारे में चर्चा शुरू हुई, अधिकारों के बारे में नए नए दस्तावेज तैयार हुए, और अल्टीमेटली उसका जो रिफ्लेक्शन था
वो हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान के संविधान में दिखाई दिया। अनेक अधिकार संविधान के तौर पर परिभाषित किए गए जो कि पहले नहीं थे। तो अधिकारों की अवधारणा, अधिकारों की परिभाषा और इसका बोध हमारे बीच में आया, और ये एक साधारण चीज नहीं है। 20वीं शताब्दी पर बात करते समय ये चीज ध्यान रखें कि 20वीं शताब्दी रूढ़िवादी फ्रेमवर्क के अंत की शताब्दी है। सारी दुनिया में रूढ़िवादी फ्रेमवर्क के ढांचे को विभिन्न स्तरों पर चुनौती दी गई और उसे बदला गया और तोड़ा गया, और उसकी जगह नए लोकतांत्रिक ढांचे और फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। 20वीं शताब्दी उन लोगों की शताब्दी है जो कि अधिकारहीन लोग कहे जाते हैं। उनकी आवाज साहित्य में खासतौर पर बड़े पैमाने पर विकसित हुई। हमारे यहाँ एक वर्ग रहा है जो कि उसमें नामवर सिंह भी शामिल हैं और नंद दुलारी वाजपेयी भी शामिल हैं, जो परिवर्तन के नियम को देखते हैं और खासतौर पर रेवोल्यूशन के और प्रतिक्रांति के जो चरण है उनकी वो चर्चा करते हैं। 20वीं शताब्दी को क्रांति और प्रतिक्रांति के चरणों में वर्गीकृत करके नहीं पढ़ा जा सकता, ये मैं वो साफ कहना चाहता हूं। 20वीं शताब्दी में जो चीज स्थापित हुई सारी दुनिया में, जिसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसने साहित्य में लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम ये तो जानते हैं कि साहित्य में प्रगतिशीलता आई, साहित्य में नई कविता आई, साहित्य में अस्तित्ववाद आया, साहित्य में जनतंत्र आया, और जनतंत्र के साथ में साहित्य का कौन सा स्वरूप हो सकता है, इसकी हम चर्चा कम से कम करते हैं। तो 20वीं शताब्दी का जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये कि 20वीं शताब्दी ने अधिकारहीन लोगों को अधिकार दिए और उन्हें संवैधानिक तौर पर सुनिश्चित किया, और ये साधारण उपलब्धि नहीं थी। पहले लोग सोचते थे कि 20वीं शताब्दी का मतलब यह है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन का इंपैक्ट। ये सच है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जो सोवियत संघ में हुआ, उस सोवियत संघ के अक्टूबर रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट था सारी दुनिया के ऊपर, ये सच है। लेकिन अक्टूबर रेवोल्यूशन का सिर्फ क्रांतिकारी या पॉलिटिकल इंपैक्ट और खासतौर पर उसका मजदूर और किसानों से संबंधित इंपैक्ट, उसकी तो चर्चा मिलती है हिंदी साहित्य में। अगर हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखें तो हिंदी साहित्य में एक बड़ा वर्ग है जिसके ऊपर 1917 की अक्टूबर क्रांति के परिवर्तनों का प्रभाव है, और वहां जो लेखक आए उभर के उनका प्रभाव है। लेकिन एक चीज की चर्चा हम लोग नहीं करते, जिसका कि बहुत महत्वपूर्ण संबंध है अक्टूबर रेवोल्यूशन से, और अक्टूबर रेवोल्यूशन से नहीं, पूरी दुनिया में समाजवादी व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया से। वो ये कि 20वीं शताब्दी में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, लोकतांत्रिक संरचनाएं और लोकतंत्र की शुरुआत हुई, तो उसने लोकतांत्रिक मनुष्य को जन्म दिया। हम समाजवादी मनुष्य की मांग बातें तो करते हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक मनुष्य की बातें नहीं करते। हम समाजवादी साहित्य की बातें करते हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक साहित्य की बातें नहीं करते। तो 20वीं शताब्दी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मनुष्य। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीज थी, जो कि समाजवाद में थी और समाजवाद के बाहर भी थी, पूंजीवाद में भी थी, सभी लोकतांत्रिक देशों में थी, जिसे हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता की लहर। 20वीं शताब्दी में सारी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता की लहर चली है, आज भी चल रही है। कोई भी इस लहर से अछूता नहीं है। वे लोग भी अछूते नहीं है जो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। 20वीं शताब्दी सामान्य शताब्दी नहीं है, वह जहां उसने लोकतंत्र को जन्म दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मनुष्य को जन्म दिया, वहीं उसने धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष मन और धर्मनिरपेक्ष आस्था, इनको जन्म दिया और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को जन्म दिया। साधारण लोगों में
सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि सारी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता कमजोर तब हुई जबकि समाजवाद का विघटन हुआ सोवियत संघ में। तो सोवियत संघ के समाजवाद के विघटन के साथ अगर कोई चीज देखनी चाहिए तो कायदे से कौन सी चीज देखनी चाहिए? क्या समाजवाद के विघटन से धर्मनिरपेक्षता कमजोर हुई, धर्मनिरपेक्ष ताकतें कमजोर हुई या मजबूत हुई? मेरी व्यक्तिगत राय है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें उससे कमजोर हुई। तो 20वीं शताब्दी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि कायदे से प्रेज किया जाना चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसके बारे में बार बार उसका पुनर्पाठ तैयार किया जाना चाहिए, वह है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मनुष्य और धर्मनिरपेक्ष मन और धर्मनिरपेक्ष संस्कार, जिसने सारी दुनिया को अपनी पकड़ में ले लिया। और हम एक मनुष्य के नाते, एक आधुनिक मनुष्य के नाते, हम पुराने सामाजिक रूढ़ियों संस्कारों से मुक्त होते चले गए और एक आधुनिक मनुष्य की निर्माण की प्रक्रिया में दाखिल हो गए। 20वीं शताब्दी पर बात करते समय एक चीज ध्यान रखें कि 20वीं शताब्दी प्रतीकों की शताब्दी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रतीकों में देखते हैं और प्रतीकों में सोचते हैं। 20वीं शताब्दी प्रतीकों की शताब्दी नहीं है। 20वीं शताब्दी की खूबी है कि यहां पर प्रतीक आए और गए। कल तक जो प्रतीक प्रगतिशील दिखाई दे रहा था, वही प्रतीक कुछ समय बाद प्रतिगामी दिखाई देने लगा। तो 20वीं शताब्दी में प्रतीकों के साथ में भी एक तरह से डिसरप्टिव, अस्त व्यस्त करने का भाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि 20वीं शताब्दी में कोई चीज निश्चित नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में इसने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पैदा की, हम लोग साहित्य के लोग थे, हम लोग ये मानते थे साहित्य शाश्वत होता है, अपरिवर्तनीय होता है। लेकिन 20वीं शताब्दी ने एक ही मैसेज दिया, साहित्य शाश्वत नहीं, परिवर्तनीय होता है। और इसको सभी विचारधारा के लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने, साहित्यकारों ने माना और इसके आधार पर चीजों को देखने की और समझने की कोशिश की। जो नई चीज आई वो ये कि साहित्य शाश्वत नहीं होता, साहित्य परिवर्तनशील होता है। और इसके चलते 20वीं शताब्दी एक तरह से एक नए दौर में हमें ले जाने के लिए तैयार दिखाई देती है। एक अन्य चीज है जो कि 20वीं शताब्दी के संदर्भ में मुझे आपसे साझा करनी है, वो ये कि 20वीं शताब्दी का कोई भी विश्लेषण टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता, और खासतौर पर कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। 20वीं शताब्दी के साहित्य का भी कोई भी विश्लेषण टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आज अचानक हमारे अंदर सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक आ गया है, यूट्यूब आ गया है, अचानक हम टेक्नोलॉजी से भी हो गए। लिटरेचर एज ए सच, साहित्य की धारणा और साहित्य का जो आधुनिक रूप है वह टेक्नोलॉजी के साथ ही विकसित हुआ और बड़ा हुआ है। साहित्य की जिस धारणा की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग साहित्य कहते, पहले काव्य कहते थे, आज साहित्य कहते हैं, जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं, वह साहित्य विकसित हुआ प्रिंट रेवोल्यूशन के साथ, प्रिंट टेक्नोलॉजी के आगमन के साथ। और 20वीं शताब्दी में कई चीजें हमारे बीच में आई जो कि उल्लेखनीय है। मैं उनकी लिस्ट नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ एक चीज जो शेयर करना चाहता हूं यह कि अगर हम 20वीं शताब्दी की उपलब्धियों पर मानवीय विकास के संदर्भ में, सोशल डेवलपमेंट के संदर्भ में और साहित्य के विकास के संदर्भ में बात करेंगे तो हमें कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के साथ में 20वीं शताब्दी के रिश्ते को हमेशा ध्यान में रखना होगा। 20वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी केंद्रित संस्कृति, टेक्नोलॉजी जनित एटीट्यूड्स, कल्चर और कम्युनिकेशन और साहित्य, ये बड़े पैमाने पर निर्मित हुए और विकसित हुए। और एक और भी चीज विकसित हुई, जब जाहिर है कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो साहित्य और टेक्नोलॉजी और साहित्य और विज्ञान, इनके बीच में रिलेशनशिप की भी शुरुआत हुई। तो 20वीं शताब्दी इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण शताब्दी है कि इसमें बड़े पैमाने पर साहित्य, विज्ञान और तकनीक, इनके रिश्ते का निर्धारण हुआ। पहले हम साहित्य को साहित्य की तरह देखते थे, उसके साथ में तकनीक को जोड़ के नहीं देखते थे आधुनिक काल के पहले। लेकिन आधुनिक काल के आने के बाद में, और खासतौर पर 20वीं शताब्दी में,
हमारे यहाँ साहित्य का वह रूप विकसित हुआ जिसकी कि हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अब टेक्नोलॉजी के बिना आप साहित्य देख ही नहीं सकते थे, टेक्नोलॉजी के बिना साहित्य संभव ही नहीं था। एक अन्य चीज है वो ये कि 20वीं शताब्दी जब विकसित हुई और जो हमारे बीच में आई तो उसने एक नया काम किया। नया काम क्या है? 20वीं शताब्दी में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। 20वीं शताब्दी की सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये कि यहां आप किसी भी एक विषय पर स्थिर होकर बात नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एक विषय चुना बातचीत के लिए तो आप देखें कुछ दिन बाद कोई दूसरा विषय दाखिल हो गया, महीना 15 दिन बाद कोई तीसरा विषय दाखिल हो गया। कोई एक विषय लेकर आप, जैसे हमारे यहां था ना, रस को लेकर बातचीत हो रही है तो हमारे यहां 1800 वर्ष तक रस को लेकर बातचीत होती रही। ध्वनि को लेकर बातचीत शुरू हुई तो 7वीं शताब्दी से ध्वनि को लेकर बातचीत शुरू हुई तो वो 18वीं शताब्दी तक चलती रही। 20वीं शताब्दी में संभव नहीं है कि आप किसी एक विषय पर, किसी एक क्षेत्र पर बातचीत शुरू करें और वो लंबे समय तक चलती रहे। 20वीं शताब्दी में विषयों की भरमार है और वैविध्य है, ज्ञान की भरमार और ज्ञान का वैविध्य है। तो एक अन्य चीज जो 20वीं शताब्दी ने प्रवृत्तिगत तौर पर पैदा की वो ये कि हर क्षेत्र में बहुलता, धर्म हो, राजनीति हो, समाज हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, हर क्षेत्र में बहुलता। और ये जो बहुलतावाद है, ये हर क्षेत्र में जो बहुलतावाद है, ये बहुलतावाद हमें किसी भी चीज को एक गहरे ढंग से देखने नहीं देता। 20वीं शताब्दी का एक अन्य शुरुआत उसकी हुई थी एक गहरे ढंग से, हम एक ही दृष्टिकोण से देखते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में दाखिल हो गए। हमने अंतर विषयवर्ती पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पाठन मूल्यांकन के लिए, आलोचना के लिए। अब एक ही पाठ, एक ही चीज को पढ़ने के लिए आपको एक से अधिक विचारधारात्मक दृष्टिकोणों की जरूरत पड़ती है। और यह चीज उस वैचारिक बहुलतावाद की देन है जो कि 20वीं शताब्दी ने सृजित किया। 20वीं शताब्दी पर जब बात करें तो हम ये ध्यान रखें 20वीं शताब्दी एक गहरेपन से लड़ती है। 20वीं शताब्दी का मनुष्य एक गहरा नहीं है। आप उसे उसकी सिर्फ एक पहचान नहीं है। अब एक ही व्यक्ति के अंदर एक से अधिक पहचान है और उसके रूप हैं, वो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो चाहे किसी पद पर हो या किसी पद पर न हो। तो 20वीं शताब्दी पर बात करते समय हमें यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि 20वीं शताब्दी ने एक गहरे या एक ही रूप की पहचान को बहुलतावादी पहचान में रूपांतरित कर दिया। और इसके चलते 20वीं शताब्दी एक तरह से वैविध्यपूर्ण रंग बिरंगी शताब्दी के तौर पर सामने आती है। हाँ, इसमें कुछ चिंता की चीजें भी हैं, गंभीर चीजें हैं जिन पर कायदे से जिस तरह से विचार होना चाहिए वो विचार नहीं हुआ है। मसलन दोनों विश्व युद्धों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ा, हमारी साहित्य की आलोचना तो इस पर विचार ही नहीं करती। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा, इस पर हमारे यहाँ चर्चा ही नहीं है। हमारे यहाँ इस बात पर गंभीरता से सोचा ही नहीं गया कि भारत विभाजन का साहित्य पर क्या असर पड़ा। भारत विभाजन पर उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन हमने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की भारत विभाजन का पूरे के पूरे देश पर, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचनाओं पर क्या असर पड़ रहा है। तो 20वीं शताब्दी पर बात करते समय 2 विश्व युद्ध, भारत विभाजन और शुरुआत हुई थी इसकी अकाल से। तो अकाल का जो इंपैक्ट है सामाजिक जीवन में, महामारियों का जो इंपैक्ट है सामाजिक जीवन में, जो कि हमें विरासत में 19वीं शताब्दी से मिला था, उसके बारे में हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कोरोना में आके इस पीढ़ी के लोगों को महामारी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 20वीं शताब्दी में अनेक महामारियां, अनेक अकाल हमारे देश ने देखे। तो साहित्य के विद्यार्थियों की, साहित्य के अध्येताओं की, आलोचकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे ये बताएं कि महामारी के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है। वे ये बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है। सिर्फ कविता लिखने से काम नहीं चलेगा, उसे आपको गद्य में लाना होगा।
गद्य में जब तक आप नहीं लाते किसी भी विषय को, तब तक वो विमर्श का विषय नहीं बनेगा। सो 20वीं शताब्दी की जो गंभीर चुनौतियां हैं, जिसमें कि ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और एक अन्य चीज़ जो कि बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे देश के नागरिकों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए, वो ये कि हमने 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता हासिल की। और जब स्वतंत्रता हासिल की तो इस स्वतंत्रता को हासिल करते समय हमने लोकतंत्र में कदम रखे। लोकतंत्र हिंदुस्तान के लिए, लोकतंत्र हिंदुस्तान के शिक्षकों के लिए, शिक्षा के लिए किस चीज के लिए जाना जाता है? कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा फ्लरिश की, जिसने कि जनता को आंदोलित किया, जिसने कि हिंदुस्तान के सेक्युलर ताने वाने का निर्माण किया? वह थी शिक्षा। सबको शिक्षा, ये जो स्लोगन था, ये इसका सबसे ज्यादा एक्सपेंशन 20वीं शताब्दी में होता है। और ये जो चीज है 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का रियलाइजेशन, लोकतंत्र को महसूस करना, लोकतंत्र को एक मूल्य के तौर पर महसूस, एक वोट के तौर पर लोकतंत्र को महसूस करना सिर्फ एक तरह से संकुचित होकर देखना होगा। तो एक लेखक के नाते लोकतंत्र कौन सा है, एक शिक्षक के नाते लोकतंत्र का मतलब क्या है? मैं जब आपसे बात करूं तो अपने और आपके बीच में भेद करके बात न करूं। मैं जब अपने विद्यार्थी से बात करूं तो मैं छात्र और शिक्षक के बीच में भेद रख के बात न करूं। हर स्तर पर समानता के दृष्टिकोण को पुष्पित और पल्लवित करना, सम्मान और इज्जत के साथ। एक अन्य चीज जो कि इस 20वीं शताब्दी की सबसे मूल्यवान चीज है, जिस पर के हमारे यहां बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, चंद्रयान गया चंद्रमा पर, और बहुत शानदार उपलब्धि थी। क्या चीज बदली? नक्षत्र मंडल को लेके जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थीं, वह वैज्ञानिक मान्यताओं में बदल गई। और यह बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, यह साधारण पैराडाइम शिफ्ट नहीं है। सो 20वीं शताब्दी जहां से अपना, जिसे कहें कि बार बार हस्तक्षेप कर रही है, वो कौन सी चीज है? वह है विज्ञान, और विज्ञान के जरिए समाज का सेकुलराइजेशन। कौन देश का प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन वैज्ञानिक है, इस इनमेटीरियल। सवाल यह है कि आप आज चंद्रमा को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस पर परीक्षण कर रहे हैं। अब तक हम चंद्रमा के बारे में जो जानते थे, वो जो हमारे यहां पहले से उपलब्ध जो धार्मिक नॉलेज थी, उसके आधार पर जानते थे। अब जो सूर्य के बारे में जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वो जानकारी बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से जानकारी आ रही है। तो ये जो लोकतंत्र के अंदर जो विज्ञान के जरिए जो सेकुलराइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस सेकुलराइजेशन या धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिणाम निकलेंगे, दूरगामी परिणाम निकलेंगे। और ये हमारे बुनियादी दृष्टिकोण को परिवर्तन की दिशा में ले जाएगी। इस लिहाज से मुझे ये जो साहित्य और विज्ञान, साहित्य और संस्कृति, इनके बीच में जो रिश्ता बन रहा है, इस रिश्ते को मैं बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण से और बहुत ही लाभकारी दृष्टिकोण से देखता हूं। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से हमें इस पूरे प्रसंग में उठानी चाहिए और सोचना चाहिए जिस पर, वो ये कि 20वीं शताब्दी ने एक बड़ा काम किया है, और खासतौर भारत के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसे हम लोकतांत्रिक संस्थान कहते हैं, हर चीज अब संस्थान है। हम संस्थान के तौर पर साहित्य को भी देखें। संस्थान का मतलब है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे लोकसभा एक संस्थान है, लोग उसमें इलेक्ट होकर उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, लोग वोट देके उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। उसी तरह साहित्य भी एक संस्थान है जिसमें कि लोग लिख के हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम साहित्य के को खाली साहित्य का विषय न समझें, बल्कि मैं जैक दरिदा के शब्दों को उधार लेके कहना चाहता हूं, हम साहित्य को इंस्टीट्यूशन के तौर पर, संविधान के तौर पर देखें, संस्थान के तौर पर देखें,
जिससे कि हम ये समझें कि साहित्य में हमारी शिरकत महत्वपूर्ण है और साहित्य में हर कोई शिरकत कर सकता है। अब 20वीं शताब्दी को उठाइए, कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जिसकी तरफ हम लौटना चाहते हैं? अगर मुझसे एक चीज पूछें तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे सरस्वती पत्रिका चाहिए, सिर्फ सरस्वती पत्रिका चाहिए। और मैं सरस्वती पत्रिका के अलावा बहुत सारी चीजें चाहता हूं, लेकिन सरस्वती पत्रिका को सबसे पहले चाहता हूं। सरस्वती पत्रिका अकेली ऐसी पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अकेले ऐसे बड़े आलोचक और संपादक हैं जिन्होंने साहित्य का पूरा पैराडाइम बदल दिया। 70, 75, 80 में फ्रांस में जिस चीज को लोग डिस्कस कर रहे हैं और सोच रहे हैं, आप यहां से सोचिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले बड़े ऐसे आलोचक और संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के चरित्र को देखिए आप। पहले क्या था? पहले यह था कि साहित्य में हमारे यहां विधाएं थी, कविता थी, कहानी थी, उपन्यास थे, ये विधाएं थी, साहित्य की विधाएं थी। हम साहित्य में राजनीतिक लेखों को शामिल नहीं करते थे, आर्थिक लेखों को शामिल नहीं करते थे। हम साहित्य में उन लेखों को शामिल नहीं करते थे जो कि तमाम किस्म के विज्ञान पर, ज्योतिष पर, गणित शास्त्र पर लिखे जाते थे। हम उन लेखों को साहित्य में शामिल नहीं करते थे जो आदिवासियों के जीवन पर लिखे जाते थे। हम साहित्य में साम्राज्यवाद विरोधी गद्य को शामिल नहीं करते थे। सरस्वती पत्रिका ने पहला यह काम किया कि उसने पूरे विकसित फलक पर राजनीति, धर्मशास्त्र, संस्कृति, न्याय, एंथ्रोपोलॉजी, इन तमाम चीजों को साहित्य के अंदर समाहित कर दिया। यह बहुत बड़ा फलक था। यह फलक जो सरस्वती पत्रिका ने तैयार किया, जिसमें कि अब साहित्य में सिर्फ साहित्य की विधाएं नहीं बल्कि अन्य चीजें भी शामिल थी। मसलन आप साहित्य के अंदर अब प्रभास जोशी के लेख भी शामिल हो सकते हैं। साहित्य के अंदर वे लेख भी शामिल हो सकते हैं जो क्रिकेट की कमेंट्री पर लिखे गए थे। साहित्य के अंदर वे लेख भी शामिल हो सकते हैं जो अर्थशास्त्र की आलोचना पर हिंदी में लिखे गए हैं। पहले तो नहीं होते थे, लेकिन सरस्वती पत्रिका ने यह काम किया। इसलिए जो चीज ज़्याक दरिदा को जैसे लोगों को 60s के बाद समझ में आई कि साहित्य की परिभाषा बदलनी चाहिए और साहित्य को ट्रेडिशनल विधाओं के दायरे के बाहर निकल के दूसरे अनुशासनों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए, यह चीज सबसे पहले कंसीव की ह्यूमन सिविलाइजेशन में, पूरी 20th सेंचुरीज में सबसे पहले कंसीव की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मुझे इस बात पर बहुत फख्र है कि मैं हिंदी पढ़ता हूं और मैं हिंदी पढ़ाता हूं और मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की किताबें पढ़ के बड़ा हुआ हूं। और मुझे ये चीज जान के बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे उसको अभी तक उस तरह से नोटिस नहीं लिया। सिर्फ रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नाम की पुस्तक लिख के उसको एक तरह से पेश करने की कोशिश की। लेकिन साहित्य का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? अगर 20वीं शताब्दी पर बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी का साहित्य का कॉन्सेप्ट क्या होगा? साहित्य का कॉन्सेप्ट वह होगा जो सरस्वती पत्रिका का कॉन्सेप्ट है। और इस अर्थ में मुझे वह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु नजर आता है, सरस्वती पत्रिका और उसका चरित्र और उसका गठन, उसकी सामग्री, उसकी जो प्रस्तुत योजनाएं। एक अन्य चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे यहाँ एक खास तरह का टेक्नोलॉजी से अनटचेबल रहने का भाव है हम सब शिक्षकों में। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम ये अनटचेबल भाव छोड़ दें। हम टेक्नोलॉजी में और खासतौर पर कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में और खासतौर पर कंप्यूटर के साथ रमण करना सीखें, उसके साथ में घुलने मिलने की आदत डालें। जैसे आप किताब के साथ घुलते मिलते हैं, आप उसी तरह कंप्यूटर के साथ घुलने मिलने की आदत डालें तो आपकी रीडिंग हैबिट बदल जाएगी। कंप्यूटर के आने के बाद में रीडिंग हैबिट बदल चुकी है, कंप्यूटर आने के बाद में राइटिंग की हैबिट, आदत बदल चुकी है। तो हमें अपने पैराडाइम शिफ्ट को समझना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस बारे में आदर्श शिक्षक ही नहीं, आदर्श संपादक ही नहीं, आदर्श लेखक है हमारे लिए, आदर्श बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन पर उस जमाने में किताब लिखी थी अंग्रेजी में। आप कल्पना कीजिए हिंदी का कोई व्यक्ति टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार पर किताब लिखे, अंग्रेजी में किताब लिखे। हम लोगों को अपने एटीट्यूड और संस्कार बदलने चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा नई मॉडर्न कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की संगति में विकसित करना चाहिए।
एक अन्य चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि 20वीं शताब्दी में कौन सी विधा सबसे ज्यादा विकसित हुई, इस पर जरा गौर करें। किस पर सबसे ज्यादा लिखा गया, कौन सी चीज सबसे ज्यादा छपी? दो चीजें सबसे ज्यादा छपी हैं और वो अभी मूल्यांकन के बाहर है। एक तो यह कि हम वो तो जानते हैं जो किताबें छपी हैं, किताबों में भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं किस लेखक की किताब को हम साहित्य माने किसको न माने, लेकिन एक बड़े पैमाने पर पत्र पत्रिकाएं छपी हैं जिनमें की रचनाएं छपी हैं। तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य, उसे हम साहित्य की कैटेगरी में लाएं। हमने जो एटीट्यूड बना रखा है कि हम खाली साहित्यिक पत्रिकाओं में जो चीज छपती हैं उसे हम साहित्य मानेंगे और जो अखबारों में छपती हैं चीजें उसे हम साहित्य नहीं मानेंगे, इस दृष्टिकोण से बाहर निकलें। 20वीं शताब्दी साहित्य के पुराने ढांचे को, जो कि रीतिवादी ढांचा था, उसको तोड़ती है और वो एक नया ढांचा बनाती है। उसके लिए हर विधा, हर लेखन, जो दैनिक अखबारों में छपा हुआ लेखन है, वो हर लेखन महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा अखबार हो चाहे वो बड़ा अखबार हो। मेरे पास में अभी तक कोई इस तरह की ऑडिटिंग नहीं है, कोई क्रमबद्ध रिसर्च नहीं है कि मैं ये कह सकूं उत्तर प्रदेश में जो 7,000 दैनिक अखबार निकलते हैं उस 7,000 दैनिक अखबारों में हर सप्ताह एक कहानी छपती है। कोई कैटलॉगिंग नहीं है हमारे यहां। मुझे ये कैटलॉगिंग चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अपने यहां से प्रकाशित होने वाले, अपने इलाके में प्रकाशित होने वाले अखबारों के अंदर छपे हुई सामग्री की कैटलॉगिंग कराएं तो वो बहुत बड़ा उपकार होगा। 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा साहित्य है जो कि अभी मूल्यांकन के दायरे के बाहर है, हम उसे मूल्यांकन के लायक ही नहीं समझते। तो 20वीं शताब्दी में जो मास मीडिया में छपी हुई चीजें हैं, खासतौर पर अखबार में छपी हुई चीजें हैं, आप साहित्यिक पत्रिका को तो चुन लेते हैं लेकिन अखबार को नहीं चुनते। जी नहीं, अखबार को भी चुनना होगा। एक अन्य चीज जो 20वीं शताब्दी के साथ में जुड़ी हुई है वो यह कि अब आपके बीच में कंप्यूटर आ चुका है। आप कंप्यूटर के साथ हैं, कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं कर सकते। और कंप्यूटर ने जो चेंज किए हैं वो चेंज साधारण चेंज नहीं है। एक छोटा सा नमूना आपके सामने रख रहा हूं जिससे कि आपको ये चीज और इसकी जटिलता समझने में सुविधा होगी। आप में से जो अधिकांश शिक्षक उपन्यास, कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं जो उपन्यास न पढ़ता हो, सब उपन्यास पढ़ते हैं। उपन्यास ने क्या काम किया? मैं सोवियत संघ का अनुभव बता रहा हूं आपको। एक टाइम था, ये सोचते थे लोग कि सोवियत संघ में अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में पुराने जो लेखक हैं, टॉल्स्टॉय हैं, गोर्की हैं, ये नहीं पढ़े जाएंगे। टॉल्स्टॉय नहीं पढ़े जाएंगे, पुश्किन नहीं पढ़े जाएंगे। तो ये पाया गया कि नहीं, रिवोल्यूशन के बाद वो और ज्यादा पढ़े गए। कालांतर में कुछ ऐसा दौर आया कि उपन्यास पर पाबंदी लगा दी गई या उपन्यास कम छपने लगे, उपन्यास के सर्कुलेशन को रोक दिया गया, लेकिन उपन्यास चल रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा था। एक छत्र राज्य था, कोई अपोनेंट नहीं था। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन धराशायी हो जाएगा, क्योंकि कोई विपक्ष नहीं था। लेकिन एक चीज थी, वह था उपन्यास, और वो लगातार लोग लिख रहे थे और छप रहे थे और पढ़ रहे थे। उपन्यास की प्रकृति है कि वह स्वभाव से लोकतांत्रिक बनाता है। अगर उपन्यास का पठन पाठन होगा, उपन्यास लिखे जाएंगे, उपन्यास का प्रसार होगा, वो चाहे बाजारू उपन्यास हो चाहे वो साहित्यिक उपन्यास हो, उपन्यास लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा तो वह लोकतांत्रिक बनाएगा। मुझसे अगर पूछे साहित्य के विद्यार्थी के नाते तो मैं कहना चाहता हूं, सोवियत संघ के समाजवादी सिस्टम के विघटन में जिस चीज ने आइडियोलॉजिकली सबसे बड़ी भूमिका अदा की वह था उपन्यास।
उपन्यास के कारण लोकतंत्र का आगमन वहां संभव हुआ। 20वीं शताब्दी में जो चीज सबसे ज्यादा फ्लरिश की वह है उपन्यास। और उपन्यास ने की जो नेचर है वो ये है कि वो लोकतंत्र का निर्माण करता है, और जो लोग लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है उनके लिए उपन्यास चुनौती की तरह लगता है। तो वे लोग जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, उन्हें सलमान रुश्दी का उपन्यास पसंद नहीं आता, वो उसको बैन लगाते हैं। हमारे यहां भी ये गलतियां हुई। तो 20वीं शताब्दी में जो चीज सबसे ताकतवर तौर पर उभर के आई जेनर के तौर पर, जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया सारी दुनिया को, वह तो उपन्यास। और उपन्यास लोकतंत्र के एक तरह से मीडियम के तौर पर सामने आया। और सिर्फ लोकतंत्र के मीडियम के तौर पर सामने नहीं आया, उपन्यास धर्मनिरपेक्षता के भी मीडियम के तौर पर सामने आया। तो उपन्यास का विकास होगा, उपन्यास पढ़े जाएंगे, उपन्यास पढ़ाए जाएंगे, चाहे जैसे पढ़ाइए आप, विद्यार्थी जिस तरीके से पढ़े, लेकिन उपन्यास अपना काम करेगा। वह लोकतांत्रिक बोध पैदा करेगा, वह लोकतांत्रिक उमंग और लोकतांत्रिक अधिकारों की चेतना पैदा करेगा। तो 20वीं शताब्दी में जिस विधा ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह था उपन्यास, प्रिंट टेक्नोलॉजी के अलावा, फिल्म के अलावा। और उपन्यास ने हर मीडियम को प्रभावित किया। सिनेमा, बंगला में तो जो जिसे हम लोग किताब कहते हैं, पुस्तक कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, उस उपन्यास का ही पर्यायवाची है सिनेमा, वो ही कहते हैं उसे। उपन्यास के आधार पर ही बना। तो नया जो दौर जो 20वीं शताब्दी में आया, उसमें उपन्यास ने सभी विधाओं को प्रभावित किया। उपन्यास ने लेखक के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, उपन्यास ने गद्य को प्रभावित किया। उसने पुरानी मध्यकालीन कविता के चरित्र और दृष्टिकोण को एक तरह से ध्वस्त कर दिया, और समाज को यथार्थ से जोड़ने में, लेखक को यथार्थ से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो हम लोग कहते हैं ना, यथार्थ एक महत्वपूर्ण विषय बना। वो किसकी वजह से बना? उपन्यास की वजह से बना। सो उपन्यास एक महत्वपूर्ण मीडियम है, जो कि 20वीं शताब्दी में सबसे ताकतवर मीडियम है। सबसे ज्यादा हमले हुए हैं कथा साहित्य पर, उपन्यास पर। तो ये चीज 20वीं शताब्दी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एक अन्य चीज जो कि कह के मैं ये बात यहाँ समाप्त करूंगा, वो ये कि आपके यहाँ अभी ये इसमें जाहिर है कि बहुत सारे आंदोलन हुए इस बीच में, बहुत सारे वाद भी आए हैं प्रवृत्ति के तौर पर, विमर्श भी आए हैं। सवाल यह है कि देखें कैसे। मैं चूंकि आप सब लोग शिक्षक हैं, तो मैं आप सबकी सुविधा के लिए मैं एक चीज सजेस्ट कर रहा हूं। फ्रेडरिक जेम्सन की एक पुस्तक है, मार्क्सिज्म एंड फॉर्म, 20th सेंचुरी डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ लिटरेचर। ये एक ऐसी आलोचना की पुस्तक है जो 1974 में आई थी। ये पुस्तक 5 बड़े आलोचकों का मूल्यांकन पेश करती है। पूरी दुनिया के साहित्यिक परिवेश और साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास को समझने के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो लोग ये सोचते हो कि नहीं, प्रस्थान के तौर पर कहां से देखें, क्योंकि हम तो रिसोर्स पर्सन है, हमें तो रिसोर्स बताना होगा, हमें ये बताना होगा कि शिक्षक कहां से पढ़ें। ये पुस्तक इंटरनेट पर भी अवेलेबल है फ्री में। ये पुस्तक आप आसानी से अमेजोन से पैसे, बहुत सामान्य से पैसे से खरीद के मंगा भी सकते हैं। पुस्तक का नाम है मार्क्सिज्म एंड फॉर्म। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज, 20वीं शताब्दी ने एक चीज दी है जिसे हम लोग गांठ बांध लें। हम अवधारणाओं में सोचें, गैर अवधारणाओं में सोचने की आदत से मुक्ति पाएं। अवधारणाओं में सोचे बिना आप साहित्य के विमर्शों को, साहित्य के जितने भी आंदोलन हैं उनको आप वो बेहतर ढंग से नहीं देख सकते। तो साहित्य के बारे में विचार करते समय
अवधारणाओं से भागना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट में सोचने की आदत हमें विकसित करनी होगी। हिंदी की मुश्किल यह है कि सर आपका माइक गलती से म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य में ये प्रवृत्ति देखी गई है कि अवधारणाओं से हम लोग भाग रहे हैं। साहित्य के लिए जरूरी है, साहित्य के किसी भी वाद या विमर्श के निर्माण के लिए जरूरी है कि अवधारणाओं में सोचें और अवधारणाओं में लिखने की आदत डालें। राम को अगर राम के नाम से नहीं पुकारो तो राम सुनेगा नहीं। राम को अगर श्याम कहकर पुकारोगे तो राम के कान में जाएगी नहीं ये बात। तो राम को राम के नाम से ही पुकारोगे तो राम सुनेगा। इसलिए यह जरूरी है कि अवधारणाओं में ही सोचें और अवधारणाओं में बोलें। लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें। उसी तरह आलोचना का भी एक कॉन्सेप्ट है। अब ये ना डिफरेंट आंदोलन चले। हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव थे मेनेर पांडे, वो कहते थे कि साहित्य को का मूल्यांकन करते समय, साहित्य के विकास का मूल्यांकन करते समय उसे आंदोलन से जोड़कर देखना चाहिए। अब मुसीबत क्या है कि आंदोलन तो एक उम्र होती है उसकी बहुत सीमित, उसके बाद क्या करेंगे? बदलते रहेंगे, लगातार नाम नए नए देते रहेंगे? जी नहीं। मुझे लगता है कि साहित्य को आंदोलनों के साथ जोड़कर देखने से मुश्किल हो सकती है। साहित्य में सिर्फ एक ही आंदोलन हुआ है, वो है भक्ति आंदोलन, क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका इंपैक्ट लोगों के, सामान्य लोगों के जन जीवन पर, उनकी जीवन शैली पर, उनके संस्कारों पर गहरे पड़ा। बाकी किसी भी साहित्य आंदोलन ने जन जीवन को दूर तक प्रभावित किया। हाँ, साहित्य तक प्रभावित किया, साहित्यकारों को प्रभावित किया, लेकिन जन जीवन को प्रभावित नहीं किया। तो आंदोलन के नाम पर अगर किसी चीज को देखना होगा तो सिर्फ एक भक्ति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि हमें कायदे से देखना चाहिए। सेकंड चीज ये कि ये जो विमर्श में एक मुश्किल है, विमर्श में क्या है कि हम शॉर्टकट भागते हैं। शॉर्टकट उपलब्धि हासिल करने की प्रवृत्ति रचना में, जल्दी निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति रचना में, ये बहुत दूर तक मदद नहीं करती और रचना को समृद्ध नहीं करती। तो साहित्य की आलोचना के लिए विमर्श तो जरूरी है, लेकिन विमर्श के साथ में अगर बड़ा दृष्टिकोण नहीं है, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी तक जो बातचीत हुई कि आखिर हम 20वीं शताब्दी को देखें कहां से, किस धरातल से खड़े होकर देखेंगे। अगर हमारे केंद्र में छोटी छोटी चीजें होंगी तो जाहिर है कि हमें बड़ी चीजें दिखाई नहीं देंगी। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने यह बात लिखी साहित्य के मूल्यांकन के संदर्भ में, साहित्य के समाजशास्त्र के प्रसंग में, कि हमें साहित्य को पढ़ते समय हमें बड़े फलक पर रखकर चीजों को देखना चाहिए। अगर 20वीं शताब्दी को देखना है तो बड़ा फलक कौन सा होगा, कौन उसके केंद्र में होगा? अधिकारहीन लोग उसके केंद्र में होंगे। और यही वजह है कि 20वीं शताब्दी में जितने विमर्श आए, खासतौर पर उसके उत्तरार्ध में, वो दलितों का विमर्श आया, वो स्त्री का विमर्श आया, उसमें और आदिवासियों का विमर्श आया, तमाम साहित्य के विमर्श आए। इन सारे विमर्शों की उपलब्धि हम इसलिए हासिल कर पाए कि हमारे सामने एक चुनौती थी कि हमें अधिकारहीन को आवाज देनी है, जिसे हम लोग आलोचना की भाषा में कहते हैं कि आलोचना का काम क्या है? जो अप्रस्तुत है उसे प्रस्तुत करना। जो प्रस्तुत है उसे प्रस्तुत करना आलोचना का काम नहीं है। हम जब आलोचना में दाखिल होंगे तो हम मूल्यों, जीवन मूल्यों का, कृति में व्यक्त जीवन मूल्यों का मूल्यांकन करेंगे, लेकिन हम जो अप्रस्तुत है उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, जो चीज छिपी हुई है। एक अन्य चीज ये कह के ये बात मैं यहां रोकूंगा मैं, वो ये कि इस पूरे प्रसंग में बार बार ये बात ध्यान में आई है हमारे सबके
कि जो विभिन्न आंदोलन चले हैं, प्रवृत्तियां रही हैं, और तो ये बात तो उठाई जानी चाहिए ना कि 1947-48 के बाद, और ख़ास तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी ने लिखा 1929 में और ये 1938 में, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए लिखे गए नोट्स थे जो कि पुस्तक के रूप में सामने आए। हमें इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि बाद में साहित्य के इतिहास की अपडेटिंग क्यों नहीं हुई। 20वीं शताब्दी का इतिहास सिर्फ हिंदी साहित्य की भूमिका तक जाके क्यों रुक जाता है? हम अपनी सुविधा के लिए ये बात कह लेते हैं कि आलोचना भी तो इतिहास है, तो आलोचना की जो किताबें लिखेंगी वो इतिहास का अंग हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आलोचना के जो महापुरुष रहे हैं, रामविलास शर्मा हो, नामवर सिंह हो, मुक्तिबोध हो, साहित्य का इतिहास लिखने से किसने रोका था इनको? क्यों नहीं लिखा? तो ये जो उत्तरार्ध में जो साहित्य के आंदोलन आए और ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका के बाद जो साहित्य का इतिहास आया, उस साहित्य के इतिहास को हम कैसे देखेंगे? हमारे पास तो कोई सुचिंतित, सुव्यवस्थित कोई ढांचा नहीं है। दूसरी चीज यह कि जब हम साहित्य के इतिहास में दाखिल होते हैं तो क्या साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र की जो बोलियां और भाषाएं और हिंदी क्षेत्र है उसी के संदर्भ में देखेंगे या भारतीय संदर्भ में देखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक आगे बढ़ के प्रस्थान बिंदु सजेस्ट किया कि हमें भारतीय साहित्य के और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के इतिहास को देखना चाहिए। तो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ कितनी चीजें हैं जिन पर कि हम चर्चा करते हैं साहित्य के इतिहास में, क्योंकि साहित्य का इतिहास में तो लिखा ही नहीं गया ज्यादातर। तो साहित्य का इतिहास पढ़ते समय 20वीं शताब्दी के संदर्भ में खास तौर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण गुत्थी है जो अभी तक अनसुलझी है। वो ये कि हमारे पास में उत्तरार्ध के साहित्य के और खासतौर पर हिंदी साहित्य के भूमिका के बाद के साहित्य के इतिहास की अपडेटिंग नहीं है, जिस पर कोई डिस्प्यूट ना हो। साहित्य के इतिहास बहुत लिखे हैं लोगों ने, लेकिन वो पुनरावृत्ति भर रहे हैं, उनमें कोई काम की चीज नहीं है। कारण क्या है? एक छोटी सी समस्या है जिसको मैं आपसे साझा करूंगा। मैं जब स्त्री साहित्य को लेकर काम कर रहा था और मेरी जो पुस्तक है स्त्रीवादी साहित्य विमर्श जो बाद में आई सन 2000 में, तो उस स्त्रीवादी साहित्य विमर्श पुस्तक की तैयारी के क्रम में मैंने ये चीज नोटिस की कि एक महिला ने, जिनका प्रोफेसर थी हिंदी की, जैसे हम सब लोग प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र के अंदर में पीएचडी की थी और बहुत महत्वपूर्ण पीएचडी की थी। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने गए, लेकिन उन्होंने स्त्रियों के साहित्य को इतिहास में शामिल नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने बंग महिला के कहानियों का संकलन तैयार किया, छापा, लेकिन स्त्री साहित्य को उन्होंने साहित्य के इतिहास का अंग नहीं बनाया। और भी ऐसी चीजें हैं, ये मैं क्यों उठाना चाहता हूं। इंडिविजुअली हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, नगेंद्र, ये तमाम लोग स्त्री लेखकों की रचनाओं पर लिखते रहे, उनकी भूमिका लिखते रहे, लेकिन जब साहित्य का इतिहास लिखने गए तो उसमें स्त्री साहित्य का इतिहास गायब है। 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये जो अधिकारहीन लोग थे जो लिख रहे थे, उनका साहित्य उभर के सामने आता है। उनमें स्त्रियां भी थी, उनमें दलित भी थे। तो आधुनिक काल पर जब बात करेंगे, आधुनिक साहित्य पर जब बात करेंगे, तो उसमें दलित और स्त्रियों का साहित्य एक सिरे से गायब है, और स्त्रियों का साहित्य तो साहित्य के इतिहास से मध्यकाल में भी गायब है। तो ये चिंता की चीज है, इसको लेकर आलोचना की जाएगी। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती है साहित्य के इतिहास की, संस्कृति के इतिहास की, राजनीति की, सभ्यता के निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती है पितृसत्तात्मक विचारधारा और उसके जो तमाम किस्म के रूप हमारे जीवन में प्रचलित हैं, उनसे हमारा समाज बुरी तरह से प्रभावित है।
तो पितृसत्तात्मक विचारधारा, हम समाजवाद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, हम पूंजीवाद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्लगी की बात यह है कि हम पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? अगर पितृसत्ता की विचारधारा को चुनौती दी जाएगी तो आप तय मानिए साहित्य का समूचा पैराडाइम और अब तक की समूची उपलब्धियां एकदम बदल जाएंगी। साहित्य के जितने भी विचारधारात्मक विमर्श हैं, वो पोस्ट मॉडर्न हो या मॉडर्न हो, वो सारे विमर्श बदल जाएंगे। तो मॉडर्निस्टों को भी चिंता नहीं है पुंसवाद की, पोस्ट मॉडर्निस्टों को भी चिंता नहीं है पुंसवाद की, और जो साहित्य के इतिहासकार हैं, ट्रेडिशनल इतिहासकार हैं, शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और स्वयं नामवर सिंह, मुक्तिबोध, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, पितृसत्ता की विचारधारा और उससे जुड़े हुए जो तमाम रूप जो साहित्य में आए हैं, उनको हर स्तर पर चुनौती दी जानी चाहिए। 20वीं शताब्दी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने, सारी दुनिया के सामने फेंका, जिसे लोग, वंचित लोग, अधिकारहीन लोग अपने तरीके से उसे टेक ऑफ कर रहे हैं और वे लड़ रहे हैं इसके लिए। और वह चैलेंज कौन सा है? पितृसत्ता की विचारधारा को हर स्तर पर अस्वीकार किया जाए, पितृसत्ता की हेजेमनी को हर स्तर पर अस्वीकार किया जाए, और ये हमारी सही दिशा होगी। हमारी सही दिशा ये नहीं है कि आप पहली परंपरा में जाएंगे या दूसरी परंपरा में जाएंगे। हमारी ये सही दिशा नहीं है कि मार्क्सवाद की दिशा में जाएंगे या मार्क्सवादी विरोधी दिशा में जाएंगे। हम समाजवाद को मानेंगे या नहीं, आप किसी भी विचारधारा को माने, लेकिन पहले ये बताइए आप पुंसवाद को, पितृसत्तात्मक विचारधारा को, पितृसत्तात्मक संबंधों को आप मानते हैं कि नहीं मानते? दिक्कत यहीं पर है। तमाम विचारधाराएं जो इस बीच में विकसित हुई 20वीं शताब्दी में, वे अपने अपने तरीके से पितृसत्ता को पालती पोसती रही हैं, उसके खिलाफ में बोलने से कतराती रही हैं। तो अगर हम 20वीं शताब्दी के विमर्श को ध्यान में रखें तो 20वीं शताब्दी समाजवाद की शताब्दी नहीं है, वह पितृसत्ता से मुक्ति की शताब्दी है। और पितृसत्ता से मुक्ति की शताब्दी के तौर पर अगर हम 20वीं शताब्दी को देखेंगे तो हमें भविष्य का एक तरह से संकल्प और भविष्य की जो है सूचना, संभावनाएं दिखाई देंगी। हमने 20वीं शताब्दी को पितृसत्ता के संदर्भ में देखने और व्याख्यायित करने की कोशिश ही नहीं की, और यही वह जगह है जहां से कि सारी की सारी मुसीबतें आ रही हैं। वो चाहे राजनीति में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो या परिवार के बाहर हो, हर क्षेत्र में। तो 20वीं शताब्दी का मैसेज क्या है? पितृसत्ता के प्रत्येक रूप को हर स्तर पर चुनौती दी जानी चाहिए, और पितृसत्ता को ध्वस्त किए बिना आप लोकतंत्र बचा नहीं सकते, साहित्य के आधुनिक रूपों को बचा नहीं सकते, और आधुनिक मनुष्य को भी बचा नहीं सकते। न स्त्री को बचा सकते हैं, न दलित को बचा सकते हैं, न ब्राह्मण को बचा सकते हैं, न बनिया को बचा सकते हैं। आप किसी को नहीं बचा सकते, क्योंकि पितृसत्ता सबसे खतरनाक विचारधारा है, और यह विचारधारा मनुष्य को बर्बर और पंगु बनाती है। इसका हर स्तर पर प्रतिवाद, कविता में, कहानी में, संस्मरण में, SMS में, व्हाट्सएप में, ईमेल में, हर स्तर पर प्रतिवाद किया जाना चाहिए। अभी स्थिति यह हो गई कि पितृसत्ता हमारे एटीट्यूड में, जीवन शैली में घुस गई है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी ये आप लोगों से हार्दिक अपील है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए 20वीं शताब्दी की उपलब्धि के तौर पर, पितृसत्ता से मुक्ति, पितृसत्तात्मक विचारधारा से मुक्ति, और उसके जितने भी साहित्यिक रूप हैं उनसे मुक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।